नमस्कार बच्चों, आज हम टॉपिक ले रहे हैं रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट्स टू वेरियस हैबिटेट्स। पादपों की विभिन्न आवासों के प्रति प्रतिक्रिया। ये आप लोगों को विदित ही है कि वनस्पति जो है पूरे पृथ्वी पर पाए जाते हैं और इसीलिए इसको ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। ये क्योंकि ये हर आवास में पाए जाते हैं तो अपने आवास के अनुसार ये अनुकूलन या एडेप्टेशन अपना कर लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार के एडेप्टेशंस इनके द्वारा देखे गए हैं, जैसे आकारकीय, मॉर्फोलॉजिकल जिसे कहते हैं, कारकीय, फिजियोलॉजिकल इत्यादि। उसके कारण एनाटॉमिकल चेंजेस जो है वो भी प्लांट्स में देखे जाते हैं। और पृथ्वी पर एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि जल ही जीवन है, क्योंकि ख़ास तौर से अगर हम प्लांट्स के देखा जाए तो पादपों में इसी के द्वारा ही सारी क्रियाएं जो हैं वो संचालित होती हैं। तो अगर हम मुख्यतः देखें तो हम पौधों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जलोद्भिद और जिसको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, और दूसरे भौमिक पादप या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अब जो जल में पाए जाते हैं हाइड्रोफाइट्स, वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, और जो भौमिक पादप हैं उनको हम फर्दर दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, जीरोफाइट्स और मीजोफाइट्स। जीरोफाइट्स का अर्थ है वो पौधे जो कि मरुस्थल में पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पे पानी की कमी होती है, और समोद्भिद या मीजोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो सामान्य अवस्था में पाए जाते हैं। अब इनको अगर हम हाइड्रोफाइट्स को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। जलोद्भिद पादप जो होते हैं, हाइड्रो जो है हुडर से बना है जिसका अर्थ है जल, और फाइट का अर्थ है पादप। तो इसके स्टडी, जो भी जलीय पादप हैं उनकी स्टडी अगर हम देखें तो इनको दो वर्गों में बांटा जा सकता है, मुख्यतः रूटेड और नॉन रूटेड। अब रूटेड जो है यानी कि जिनकी जड़ जो है वो नीचे तक जड़ जो जैसे मान लीजिए जलीय कोई बॉडी है, जैसे कि लेक है या कोई झील है, तो उसमें नीचे जो ज़मीन है वहाँ तक उसकी जो मूल है वो रहती है, तो उनको हम मूलस्थ या रूटेड पादप कहते हैं। और वो पौधे जो कि तैरते रहते हैं और मूलस्थ नहीं होते तो वो अमूलस्थ या नॉन रूटेड कहे जाते हैं। अब इनको हिंजे ने 3 कैटेगरीज में विभाजित किया है। हाइडेटोफाइट्स जो कि कायिक भाग निमग्न रहता है या सबमर्ज रहता है, और पुष्पक्रम निमग्न या वायव एरियल होता है। तो ये जो हैं इनको यूहाइडोफाइट्स कहते हैं। दूसरे जो हैं वो है हाइडाटोएरोफाइट्स। ये हाइडाटोएरोफाइट्स में कायिक भाग कुछ जो है वो ऊपर रहता है सतह पर, और कुछ जो है वो निमग्न रूप में स्थित रहता है। तीसरा है टिनेगोफाइट्स। ये कायिक भाग कुछ जल में एवं ज़्यादा भाग जो है वो उसमें एरियल होता है। अब हम इसकी जो है डिटेल में लेते हैं, इससे हम क्लियरली समझा सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि पौधे जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनको हमने मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया। सबमर्ज जो निमग्न होते हैं, जो पूरी तरह से पानी में डूबे रहते हैं। दूसरे प्लावन जो कि फ्लोटिंग होते हैं, और एक जल स्थलीय, मतलब ये एम्फीबियस होते हैं, कुछ पार्ट नीचे जल में रहता है और कुछ बाहर रहता है। अब सबमर्ज पौधे जो हैं उनको अगर हम देखें तो उनको भी 2 भागों में हम बांट सकते हैं। वो पौधे जो कि जड़ उपस्थित व जलीय मृदा में स्थिर व निमग्न रहते हैं, वो पूरी तरीके से नीचे रहते हैं और जड़
जो है वो जड़ उसमें उपस्थित होती है। तो ऐसे पौधे हैं जैसे कि वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला और दूसरे प्रकार के सबमर्ज्ड हैं जो जिसमें जड़ ही नहीं पाई जाती और ये तैरते रहते हैं। इनका जैसे कि यूट्रिकुलेरिया है, सेराटोफिलम है, इसकी ये एग्जाम्पल्स हैं। दूसरे हैं जो प्लवमान रहते हैं यानी कि फ्लोटिंग रहते हैं, तो जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, अतः वायुमंडल से इन पादपों का संपर्क रहता है। यह जड़ों द्वारा मृदा में स्थित अथवा स्वतंत्र तैरते हैं। तो ये जो हैं ये दो भागों में इनको बांट सकते हैं। पहला जो है वो फ्लोटिंग बट रूटेड यानी कि स्थिर होते हैं पर प्लवमान होते हैं। तो इसमें विक्टोरिया रीजिया, निलंबियम, निलंबो, ये सब जैसे कमल है, वाटर लिली है, ट्रापा जो है जैसे सिंघाड़ा, तो ये इस कैटेगरी में आते हैं जो कि स्थिर होते हैं पर प्लवमान होते हैं यानी कि ऊपर सतह के ऊपर आ जाते हैं। इसमें दूसरा जो है वो है स्वतंत्र या फ्री फ्लोटिंग। यह जो है इनमें जड़ें जो है उपस्थित तो होती है पर वो स्थिर नहीं होती, ऐसे ही तैरते रहते हैं। तो इनका एग्जाम्पल है जैसे कि लेमना, वुल्फिया, स्पायरोडेला, आइकॉर्निया। तो ये एक जगह से दूसरे स्थान पर भी तैरते रहते हैं। तीसरा कैटेगरी जो है वो है एम्फीबियस या जल स्थलीय, जो कि नीचे भी तो जड़ से रूटेड रहते हैं पर ऊपर इनका काफ़ी भाग जो है वो उसमें ऊपर रहता है। तो ये जो है इसमें प्रकंद और पाया जाता है, कीचड़ में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं और इनका एग्जाम्पल है जैसे कि रेननकुलस, मार्सिलिया, टाइफा, ये इस कैटेगरी में आते हैं। तो इन सब पौधों के जैसे हमने कैटेगराइज किया, हमने क्लासिफाई इनको किया, उसके बाद हम लेते हैं इनके अनुकूलन। तो सबसे पहले हम लेते हैं आकारिकीय अनुकूलन यानी कि मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, यानी कि क्या इनमें दिखने में क्या जो अंतर हैं वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी अगर जड़ को हम देखें तो जड़ जो है वो कम विकसित होती है हाइड्रोफाइट्स की, और कुछ में इसमें मूल गोप भी पाया जाता है, रूट कैप जिसे कहते हैं, जैसे कि सेराटोफिलम में, और इसमें मूल रोम ज़्यादातर अनुपस्थित होते हैं क्योंकि ये पूरा जल में होता है। तो पूरा शरीर पादप शरीर द्वारा ही पानी का अवशोषण कर लिया जाता है। अब कुछ जो एम्फीबियस प्लांट्स होते हैं उनमें जड़ जो है वो अवशोषण और स्थिरता प्रदान करने का कार्य करती है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें एसिमिलेटरी रूट्स पाई जाती हैं। एसिमिलेटरी रूट्स का अर्थ है वो ऐसी जड़ें जिनमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है, जैसे ट्रापा। तो उनमें क्या होता है कि जड़ें हरी होती हैं और वो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती हैं। अगर अब हम तने को देखें, स्टेम को, तो तना जो है वो उसमें जैसे वुल्फिया है, लेमना है, स्पायरोडेला है, वो बहुत छोटा होता है और ये जो तना है ये कई प्रकार के इसमें रूपांतरण पाए जाते हैं, जैसे कि भूस्तरी रनर के रूप में, पोटामोजिटॉन इसका एग्जाम्पल है, या ऑफसेट जैसे पिस्तिया में पाया जाता है, स्टोलन जैसे सैजिटेरिया में पाया जाता है, ट्यूबर जैसे वेलिस्नेरिया में, बल्ब जो है वो आइसोइटीज में पाया जाता है, प्रकंद जो राइजोम जिसे कहते हैं वो मार्सिलिया में पाया जाता है। तो अब अगर हम इनकी लीव्स, पत्तियों के बारे में देखें तो इनमें भी बहुत एडेप्टेशंस देखी जाती हैं। कुछ जो पौधे हैं
वो उनकी पत्तियां रिबन जैसी पतली चपटी होती हैं जैसे वेलिस्नेरिया, कुछ धागे के समान होती हैं जैसे सेराटोफिलम, कुछ की बहुत ही छोटी होती हैं जैसे एजोला, कुछ की चौड़ी सरल पूर्ण रूप से विकसित और जल के ऊपर तैरती हुई होती हैं जैसे निम्फिया जिसको हम वाटर लिली कहते हैं। और इन पत्तियों की खास बात है कि ऊपर के जो सतह है उसमें मोम की एक मोटी परत पाई जाती है। और कुछ होते हैं जिसमें सीधी मोटी सरल और बाहर निकली हुई होती हैं जैसे कि टाइफा में पाई जाती हैं पत्तियां। और कुछ पौधों में अनुपस्थित भी होती हैं जैसे कि इलियोकैरिस। कुछ जलमग्न पादपों में ये जो पर्ण होती हैं वो क्लस्टर्स के रूप में पाई जाती हैं। और इनमें कुछ में पर्णवृंत या पीटियोल जो होते हैं वो फूले हुए स्पंजी होते हैं जिनमें वायु जो है वो भरी रहती है। ये बायंसी प्रदान करने के लिए होते हैं जैसे कि आइकोर्निया जिसको हम जलकुंभी कहते हैं उसमें ये पाया जाता है। और ट्रापा में हीट्रोफिली भी पाई जाती है। हीट्रोफिली का अर्थ है दो प्रकार की पत्तियां। नीचे जो सबमर्ज्ड होती हैं वो अलग प्रकार की होती हैं और ऊपरी जो सतह पर होती हैं ये अलग प्रकार की होती हैं। अब इनका अगर हम प्रजनन देखें तो जलोद्भिद पादपों में अधिकतर वृद्धि कायिक या वेजिटेटिव प्रोपगेशन द्वारा होती है। और जो रनर सकर ये हमने देखे ये बनते हैं, ये टूट जाते हैं और या तो जल की तरंगों से टूटते हैं या किसी कारणवश टूटते हैं तो वो नया पौधा जो है वो बना लेते हैं। कई पादप होते हैं जिनमें कि फल व बीज भी आते हैं और ये दूर दूर तक फैलते हैं जैसे कि कमल का पौधा है उसमें बीज होते हैं। और ये ट्रापा जो सिंघाड़ा होता है इसमें होते हैं। इसका पॉलिनेशन और डिस्पर्जल ये पानी द्वारा ही मुख्यतः होता है, पर कीट वायु और अन्य जंतु भी इसमें सहायक होते हैं। अब हम लेते हैं इनकी शारीरिकीय अनुकूलन यानी कि एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस। एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस इसलिए हो जाती हैं क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल जब ये अपने आप को अनुकूलित करते हैं तो उसके अनुसार इनके जो भीतर की जो शारीरिक संरचना है जिसको हम एनाटॉमी कहते हैं वो भी परिवर्तित हो जाती है, कुछ उनमें बदलाव रहते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स की अगर हम रूट देखें तो ये बहुत ही जड़ कोमल पतली हरी मुलायम होती है। इसमें क्यूटिकल बिल्कुल नहीं पाया जाता है और बाह्य त्वचा जो एपिडर्मिस जिसे हम कहते हैं उसमें क्यूटिकल अनुपस्थित होती है और मूल रोम भी नहीं पाए जाते। अगर हम इसके वल्कुट या कॉर्टेक्स को देखें तो ये कॉर्टेक्स ज़्यादातर वायु तक होता है यानी कि एरेनकाइमेटस होता है, जिस ऐसे ऊतक जिनमें कि एयर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। जो कोशिकाएं हैं उनमें बीच बीच में वायु कोष्ठ होते हैं तो इनको हम एरेनकाइमा कहते हैं। ऐसा जो है वो वल्कुट होता है। अगर हम संवहन ऊतक या वेस्कुलर टिश्यू देखें तो ये भी बहुत कम विकसित होता है क्योंकि इसमें जाइलम जो है वो पूरी सतह पे ही जल जो है वो होता है तो डायरेक्ट जो है कोशिकाएं अवशोषण कर लेती हैं तो जो जड़ होती है उसकी खास सार्थकता इनमें नहीं पाई जाती। अब तना अगर हम देखें तो तना जो है वो कोमल चिकना होता है और इनमें भी ज़्यादातर मृद ऊतक पाए जाते हैं और दृढ़ ऊतक जो है वो सामान्यतः नहीं पाया जाता। इसके स्थान पर कुछ जो है वो
ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम स्क्लेरीड्स कहते हैं या स्क्लेरीडियल सेल्स कहते हैं। कुछ ताराकृति की होती हैं तो उनको हम स्टीलेट सेल्स कहते हैं। कुछ जो है वो क्रिस्टल के आकार की होती है, उनको स्क्लेरीड्स कहते हैं। तो ये यांत्रिक बल या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती हैं। वेसल्स जो वाहिकाएं हैं जो पाई जाती हैं वेस्कुलर सिस्टम में, वो भी बहुत ही कम विकसित होती हैं। अब इनमें द्वितीयक वृद्धि जो है वो सामान्यतः नहीं पाई जाती, अनुपस्थित होती है। और पत्तियों में अगर हम देखें तो पत्तियों का अनुप्रस्थ काट देखें तो इसमें जो एपिडर्मिस होती है उनमें भी क्यूटिकल जो है वो नहीं पाई जाती, पर हाँ जो पत्तियां तैरती रहती हैं उनमें ऊपरी सतह पर वैक्सी कोटिंग पाई जाती है, जैसे कि कमल और वाटर लिली के उसमें पाई जाती है। विक्टोरिया, रीजिया, इनमें भी बहुत मोटी परत पाई जाती है। बाकी सभी पौधों में पत्तियों में ये क्यूटिकल नहीं अनुपस्थित होती है। मीजोफिल जो है वो खम व स्पंजी ऊतक में विभेदन पाया जाता है और ये इनमें रंध्र जो है वो भी कम होते हैं और कम विकसित होते हैं। जो ऐसे पादप होते हैं जिनकी पत्तियां तैरती रहती हैं उनमें रंध्र ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, बजाय नीचे की सतह पर जो जल से सटा सतह होती है उनमें रंध्र नहीं पाए जाते, ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं जो कि एयर से कनेक्टेड होते हैं। मीजोफिल में हम देखें तो मीजोफिल जो है वो सामान्य होती है जैसे कि और पत्तियों में पाई जाती है, और इसमें म्यूसिलेज कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। संवहन तंत्र कम विकसित होता है। कभी कभी निमग्न पादपों की पत्तियों में जाइलम फ्लोएम में विभेद करना कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बहुत ही सरल संरचना इसकी होती है। अगर हम इसकी कार्य की अनुकूलन या फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस देखें जलोद्भिद पादपों में, तो हम देखेंगे कि ये ट्रांसपिरेशन केवल उन्हीं पादपों में होता है जिनके वायवीय या एरियल भाग सतह के ऊपर होते हैं। बाकी तो वो खुद ही पूरे जल निमग्न रहते हैं, तो उनमें वाष्पोत्सर्जन बहुत कम पाया जाता है। तो इन पादपों की कोशिकाओं का परासरण दाब काफ़ी कम होता है तथा पादप में ऊतक जल की अधिकता प्रदर्शित होती है। इनके हम देखें तो कि कौन से वो कारक हैं जो कि हाइड्रोफाइट्स को प्रभावित करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये एक तो लाइट, जो प्रकाश है वो प्रकाश की यदि तीव्रता ज़्यादा है तो जल में उपस्थित जो पॉल्यूटेंट्स और प्रकाश की तीव्रता को घटाने में सहायक होते हैं। जितना नीचे की तरफ जाते हैं हम किसी भी डेप्थ में वाटर बॉडी की, तो उतना लाइट जो है वो कम आती है। तो जल में उपस्थित प्लावक पादप व जंतुओं, फाइटों व जू प्लैंकटन के कारण भी प्रकाश की तीव्रता प्रभावित होती है। प्रकाश की उपलब्धता पर जल में विभिन्न स्तर पर उगने वाले पादपों का निर्धारण होता है। वह पादप जो अधिक प्रकाश की अधिकता में उगते हैं पानी की सतह पर व ऊपरी व इसी क्रम से गहराई तक पादपों की विभिन्न किस्में प्राप्त होती हैं। अब अगर हम तापक्रम या टेम्परेचर को देखें तो जल ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए जल का तापमान लगभग स्थिर रहता है। अतः ये जलीय पादप जो है वो जीवन चक्र की क्रियाएं तथा वृद्धि, प्रजनन इत्यादि में कम प्रभावित करता है टेम्परेचर। पादपों के जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हैं उनमें भी जल में उपस्थित ऑक्सीजन व पोषण पदार्थ कुछ हद तक प्रभावित होते हैं।
जो इनडायरेक्ट रूप से जीवन पर असर डालते हैं, पर वायुमंडल की अपेक्षा जल में ऑक्सीजन कम व कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। अगर हम जल के लवणता या सैलिनिटी को देखें तो सैलिनिटी के कारण जो है वो परासरण दाब जो है परिवर्तित हो जाता है और पादपों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालता है। और इसी कारण जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है कोशिकाओं का, वो भी सामान्यतः बहुत कम और जल के बराबर या इससे कुछ अधिक होता है। इसमें पोषकों का अवशोषण तथा विभिन्न गैसों का विनिमयन पौधों के जल निमग्न भागों की सतह द्वारा ही हो जाता है। तो इसलिए इसमें ना तो फ्लोएम विकसित होती है, केवल जाइलम जो है वो अधिक विकसित इसमें नहीं पाई जाती। अब नेक्स्ट मैं जो लेक्चर लूँगी आपका वो लूँगी मरुद्भिद या ज़ीरोफाइट्स का।